हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज जो है क्लास नंबर 3 है जीके की। दोस्तों क्लास नंबर 2 जो है कुछ टेक्निकल इशू से 5 मिनट की बनानी पड़ी। ठीक दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें हम जानते हैं सबसे पहले अभिलेखों के बारे में, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में कराई थी। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर अभिलेख किसके हैं? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हमें क्या देते हैं, जानकारी देते हैं ग्वालियर अभिलेख में। तो क्वेश्चन अगर फंसता है आपका कि गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो ग्वालियर अभिलेख में उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो अभिलेख है आपका भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, जो दोस्तों स्कंदगुप्त के और स्कंदगुप्त की हुणों पर विजय की जो है जानकारी मिलती है, विवरण मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख, कौन सा अभिलेख है? देवपाड़ा अभिलेख। बंगाल शासक के विजयसेन के बारे में जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा या मधुबन अभिलेख, हर्षवर्धन की उपलब्धियों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, उस पर प्रकाश जो है डाला गया है। ठीक है। बालाघाट अभिलेख, कौन सा अभिलेख है? बालाघाट अभिलेख, जिसमें 7 वाहनों की उपलब्धियों की हमें जानकारी जो है मिलती है। अगला है अयोध्या अभिलेख, इसमें शुंगों की जानकारी जो है हमें मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? शुंगों की उपलब्धियों की जानकारी हमें मिलती है। अगला है दोस्तों भरहूत अभिलेख, कौन सा अभिलेख है? भरहूत अभिलेख, जिसमें दोस्तों सुगन रेण शब्द खुदे होने से शुंगों के द्वारा निर्मित चीज़ों की जानकारी मिलती है। ठीक है, सुगन रेण शब्द जो है खुदे होने से शुंगों के द्वारा निर्मित जो है अभिलेख की जानकारी जो है हमें ये देता है। ठीक है, अगला जो है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापन किसने किया था? तो किसने किया था? सर अलेक्जेंडर कलिंग ने जो है इसका स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, सर अलेक्जेंडर कनिंघन। ठीक है, कनिघम। अगला दोस्तों आपका है राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो कहाँ पे है ये? जो राष्ट्रीय अभिलेखागार क्या काम करता है? जहाँ दस्तावेजों को संभाला जाता है। ठीक है, जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को रखा जाता है, वो आपका राष्ट्रीय अभिलेखागार कहलाता है। ये दोस्तों दिल्ली में है, और दिल्ली में कब बना है ये? 1920 ईस्वी में बना है ये। ठीक है, अगला जो है आपका 1814 में रेडियन म्यूजियम की स्थापना हुई थी, जो कहाँ पे है? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1814 में रेडियन म्यूजियम कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई, और 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई। 1851 में किसकी स्थापना हुई? गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई। ठीक है, और 1955 में किसकी स्थापना हुई? तो 1955 में राष्ट्रीय संग्रहालय की जो है नींव को रखा गया। किसकी नींव रखा गया? राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव को रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे जो है थॉमसन ने जो हमें बताया था, थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का त्रियुगी मतलब दोस्तों जिसमें 3 युग आते हैं, पाषाण काल, कांस्य और लोहे, विभाग में इसको बांट दिया था। ठीक है, विभाग में इसको क्या कर दिया था? बांट दिया था। दोस्तों एक चीज़ आता है प्रस्ति। प्रस्ति क्या है? प्राचीन भारत की राजाओं की प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा में रचित शिलालेखों को प्रस्ति कहा जाता है। ठीक है, जो केवल राजाओं के प्रशंसाओं यानी उनकी युद्ध जीतने की कला, और दोस्तों उसकी मतलब राजा की प्रशंसा के बारे में जिसमें लिखा उसको क्या बोलते हैं? प्रस्ति बोलते हैं। ठीक है, तो प्रशंसा से प्रस्ति बनता है, तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला जो है हम क्या पढ़ेंगे? सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिक्कों के बारे में, सिक्के के बारे में पढ़ेंगे, सिक्के का अध्ययन करेंगे हम। तो दोस्तों इसका अध्ययन जो है, सिक्के का अध्ययन दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं?
तो सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र। क्या बोलते हैं इसको? मुद्रा शास्त्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों न्यूमेस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। सिक्कों के अध्ययन क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं 2-3 बार मैंने रिपीट किया इसको। ठीक है, चलिए, पुराने सिक्के कौन से होते हैं? किसके बने होते थे? पुराने सिक्के, जो पुराने सिक्के होते हैं दोस्तों, वो किसके होते हैं? वो होते हैं आपके तांबे के होते हैं, चांदी के होते हैं, सोने के होते हैं, और सीसा धातु आदि के बनते थे। किसके बनते थे? सीसा धातु आदि के बनते थे। ठीक है, तो किसी ने पूछ लिया कि पुराने सिक्के किसके बनते हैं, तो आप बता सकते हैं बड़े आराम से कि तांबे के, चांदी के, सोना के और सीसा धातु के बनते थे। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीनतम, यहाँ लिखते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को क्या बोलते थे हम? आहत सिक्के बोलते थे। क्या बोलते थे हम? प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के बोलते थे या कहा जाता था, जिन्हें साहित्य में कारसापान भी कहते हैं। जिन्हें साहित्य में क्या बोलते हैं? आहत सिक्कों क्या बोलते हैं? इनको साहित्य में पढ़ेंगे आप तो इसको क्या बोलते हैं? साहित्य में कारस्पन बोलते हैं। ठीक है, कारस्पन बोलते हैं। ठीक है, एक दोस्तों इम्पोर्टेंट जो है नोट, ये भी आप ध्यान रख लेंगे सिक्कों के ऊपर जो है नोट। ठीक है, सिक्कों को लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया था। ठीक है, सिक्कों के ऊपर, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम किसने किया था? सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो सर्वप्रथम यवन शासक ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा मैंने जितना मैंने कराया आपको। ठीक है, आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट है, कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। जो कनिष्क का सिक्का होता है दोस्तों, कनिष्क का जो सिक्का था उससे प्रमाण मिलता है कि कौन से धर्म को मानता था? वो बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म क्या था? वो अनुयायी था। ठीक है, कनिष्क के सिक्के से हमें पता लगता है कि वह बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। ठीक है, कनिष्क के सिक्के से क्या पता लगता है? वो बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। अनुयायी का हमें प्रमाण मिलता है। ठीक है, इंडो यूनानी और इंडो सिथिन शासकों के साहित्य के प्रमुख स्रोत क्या है? सिक्के है। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, इंडो यूनानी और इंडो सिथियन शासकों के इतिहास लिखते हैं। शासकों के
इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या थे? सिक्के थे। ठीक है, क्या थे? प्रमुख स्रोत सिक्के थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी हमारा सिक्कों का ही चल रहा है अभी। ठीक है, आरंभिक सिक्के अधिकतर किसके होते थे दोस्तों? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो आरंभिक सिक्के अधिकतर किसके होते थे? तो अधिकतर दोस्तों चांदी के होते थे। आरंभिक सिक्के अधिकतर किसके होते थे? चांदी के होते थे। किसके होते थे? चांदी के होते थे। जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। तांबे के भी सिक्के होते थे, पर क्या थे? तांबे के सिक्के कम थे। अधिकतर किसके थे? चांदी के सिक्के थे। ठीक है, इन सिक्कों को दोस्तों पंचमार्क सिक्के भी कहते थे। इन सिक्कों को क्या बोलते थे हम? इन सिक्कों को पंचमार्क ठीक है, पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, इन सिक्कों क्या बोलते हैं? पंचमार्क सिक्के भी इनको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रोमन सिक्के जो होते हैं वो, उनका नाम दोस्तों होता अरिकमेंडू। ठीक है, जो पंडुचेरी के पास से प्राप्त हुए थे। ठीक है, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो पंडुचेरी के पास से प्राप्त हुए थे। पंडुचेरी के पास से क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। और इनका दोस्तों रोमन सिक्के जिसको क्या बोलते हैं? अरिकमेंडू। क्या बोलते हैं इसको? अरिकमेंडू। अरिकमेंडू बोलते हैं। कहाँ से प्राप्त हुए थे? पंडुचेरी से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अरिकमेंडू बोलते हैं। और कहाँ से प्राप्त हुए थे ये? पंडुचेरी से प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम जानेंगे इसी वीडियो में साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो हेडिंग डालिए आप, साहित्यिक स्रोत। किसके बारे में जानेंगे? साहित्य स्रोत के बारे में जानेंगे। तो साहित्य स्रोत सबसे पहले क्या आता है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या आता है? वैदिक साहित्य आता है। ठीक है, वैदिक साहित्य भारत का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। ठीक है, ये क्या है? सबसे प्राचीनतम साहित्य। वैदिक साहित्य भारत का सबसे क्या है? प्राचीनतम साहित्य है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है क्या क्या पढ़ने को मिलता है हमें? इसके अंतर्गत जो है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, षड्दर्शन, पुराण, समृद्ध ग्रंथ आदि जो है हमें इसमें पढ़ने को आते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा एक बार। वैदिक साहित्य में प्राचीनतम साहित्य इसको बोलते हैं। ठीक है, प्राचीनतम साहित्य भारत का सबसे है ये। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वेद। ठीक है, वेद के बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इसको बोलते हैं क्या? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। आरण्यक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। वेदांग और षड दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। वेदांग और किसके बारे में पढ़ते हैं? षड दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेदांग और षड दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। पुराण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और स्मृति ग्रंथ आदि के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है,
स्मृति ग्रंथ आदि के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और है, वेद। वेद क्या है? यह सबसे प्राचीन एवं प्रमुख ग्रंथ है। क्या है वेद? यह सबसे प्राचीन एवं प्रमुख ग्रंथ है। क्या है ये? सबसे प्राचीन और प्रमुख ग्रंथ है, जिसे क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वेद शब्द की उत्पत्ति जो कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों विद से। विद धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। विद धातु से क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है क्या? जानना। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ होता है क्या? जानना। ठीक है, वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? विद धातु से, जिसका अर्थ होता है क्या? जानना। क्या होता है? जानना इसका अर्थ होता है। क्या होता है? जानना। अतः वेद का अर्थ है ज्ञान। अतः जो वेद है, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। ठीक दोस्तों, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद को श्रुति भी कहते हैं। वेद को क्या बोलते हैं? वेद को श्रुति भी कहते हैं। ठीक है, वेद को क्या कहते हैं? वेद को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी रचनाएं ऋषियों ने नहीं की थी। वेद को क्या कहते हैं? श्रुति भी कहते हैं। इनकी रचनाएं किसने नहीं की थी? इनकी रचनाएं ऋषियों ने नहीं की थी। इनकी रचनाएं किसने नहीं की थी? ऋषियों ने नहीं की थी। ठीक है, इनकी रचनाएं किसने नहीं की थी? ऋषियों ने नहीं की थी, ऐसा माना जाता है। बल्कि उन्होंने इसे सुना था और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इसे सुना था और मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया था। ठीक है, मौखिक रूप से क्या किया था? आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें भी एक नोट लिख लीजिएगा आप। वेद में नोट लिखिएगा। वेदों के संकलनकर्ता, वेदों के संकलनकर्ता, जिनका नाम था महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। जिनका नाम था क्या? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम था इनका? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इसको। तो दोस्तों, आगे हम जो पढ़ेंगे वेद के बारे में और पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा और बता दूं वेद के बारे में। वेद आपके कितने होते हैं? वेद आपके कितने होते हैं? वेद होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। ठीक है, पहला वेद होता है आपका ऋग्वेद। ध्यान रखेंगे, पहला ऋग्वेद होता है। दूसरा आपका कौन सा होता है? सामवेद होता है। ठीक है,
और तीसरा आपका कौन सा होता है, यजुर्वेद होता है। और चौथा आपका कौन सा होता है, अर्थवेद होता है। ये 4 आपके क्या होते हैं, वेद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, वेद होते हैं। तो कल की वीडियो में हम जानेंगे किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। ठीक दोस्तों, और ऐसी तरह आगे बढ़ते आएंगे धीरे धीरे। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।